टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और ये जो बुक है वो है कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसी बुक का हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा, कॉन्सिक्वेंसेस देखे शॉक थेरेपी के। ठीक है, हमने पहले शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा। शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ने के बाद हमें उसके परिणामों को पढ़ा कि उनके परिणाम क्या निकले, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले। ठीक है, क्या उससे असर पड़ा। तो हमने काफ़ी हद तक देखा कि रशिया में शॉक थेरेपी के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो काफ़ी बुरे थे, क्योंकि जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जब आप शिफ्ट हो रहे तो आपको काफ़ी सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, है ना। तो इसीलिए जब वहाँ पर जो यूएसएसआर है, वहाँ पर रशिया में जब वहाँ पर क्या हो रहा था, जो सोशलिज्म है उससे कैपिटलिस्ट में शिफ्ट हो रहे थे, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई। ठीक है, स्टेट को काफ़ी सारे अपने जो बैंक है उनको सेल करना पड़ा, और सेल भी बहुत बहुत कम रेट पर उन्होंने सेल किया। ठीक है, और वहाँ पर और भी क्या चल रहा था, ब्लैक मार्केटिंग भी चल रही थी, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि अब वहाँ पर टेंशन्स क्या क्या हुई, क्या क्या वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, डिस्प्यूट्स हुए, इस चीज़ को हमें इस टॉपिक में समझना है। तो देखो, ज़्यादातर जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक थे, दीज आर prone टू कॉन्फ्लिक्ट एंड मेनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो पहले जो स्टेट थी, जो पहले जो पार्ट्स थे, जो यूएसएसआर के पार्ट थे। ठीक है, अब यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो पहले वो यूएसएसआर के पार्ट थे, सोवियत रिपब्लिक के पार्ट थे, बट अब नहीं है, तो इसीलिए फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक यहाँ पर बोला गया। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी, और बहुत सारी जगहों पर तो क्या हो रहा था, सिविल वॉर्स भी हो रही थी। अब सिविल वॉर के बारे में आपने बहुत बार स्टडी किया, राइट। तो आप सिविल वॉर के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सिविल वॉर क्या होती है। एंड इंसर्जेंसीज, अब इंसर्जेंसीज का मतलब होता है बहुत एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर हो रहे थे। कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर जो है वहाँ पर ग्रो हो रही थी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स। देखो, अब यहाँ पर ये जो कंट्री है, मान लो यहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अब ये जो कंट्री है, तो इस कंट्री में बाकी की जो कंट्रीज है वो भी यहाँ पर क्या होंगी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, अगर मान लो दो कंट्रीज है, दो कंट्रीज में अगर लड़ाई वगैरह हो रही है, जैसे अभी रिसेंटली है, आप देख लो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम जो आउटसाइड कंट्रीज थी उनका भी इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि आप ये लड़ाई जो है वो रोक लीजिए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर फिर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी जो आउटसाइड पावर्स थी वो भी इन्वॉल्वमेंट उनकी रही। रशिया में दो रिपब्लिक थे, चेचन्या एंड दगिस्तान, हैव हैड वायोलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पर बहुत मूवमेंट्स हो रही थी, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट हो रही थी, मतलब एक के बाद एक मूवमेंट्स यहाँ पर हुई जा रही थी। Moscow's method of dealing with Chechen rebels and indiscriminate military bombing have led to many human right violation। अब जो मॉस्को का मेथड था चेचन के साथ डील करने का, वहाँ के जो रिबेल्स थे, ठीक है, यहाँ के जो रिबेलियंस थे, उनके साथ डील करने का जो मेथड था, ठीक है, जो इनडिस्क्रिमिनेट कर रहे थे वो मिलिट्री बॉम्बिंग को, तो उससे और भी ज़्यादा वायोलेशन क्रिएट हो गया। बट फेल टू डिटर द एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस, लेकिन इंडिपेंडेंस के लिए उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक है, बल्कि और भी ज़्यादा रिबेलियन वहाँ पर बढ़ गया। सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा था, जो तजिकिस्तान था वहाँ पर भी एक सिविल वॉर हो जाती है, एंड दैट वेंट ऑन फॉर 10 ईयर्स, जो 10 सालों तक चलती है, 2001 तक, 2001 तक चलती है। अब ये जो रीजन था इसमें बहुत सारी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स है। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अलोंग रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइंस। तो बहुत वायलेंस वहाँ पर बढ़ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। एंड जो अजरबैजान प्रोविंस था, नगर्नो काराबक का, ठीक है, नगर्नो काराबक का जो अजरबैजान जो प्रोविंस था, प्रोविंस क्या होता है, प्रांत। ठीक है, जैसे स्टेट तो छोटी हो जाती है, लेकिन प्रोविंस प्रांत बहुत बड़े होते हैं।
तो कुछ लोकल अर्मेनियंस जो थे वो सक्सीड का मतलब होता है किसी अलायंस से हटना। तो ये क्या चाहते थे, कुछ लोकल आर्मीनियंस चाहते थे कि ये जो पहले जो इन्होंने जिस प्रोविंस में थे, ये जिस अलायंस में थे उसको छोड़कर और आर्मेनिया को ज्वाइन कर ले। ठीक है, मतलब ये वाली जो जगह थी ना, इस ये वाली जगह को ये आर्मीनियंस छोड़कर और आर्मीनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। ठीक है, और जॉर्जिया में जो डिमांड है इंडिपेंडेंस के लिए वो 2 प्रोविंसेस से उठकर आ रही थी, और जिस वजह से सिविल वॉर वहां पर क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मूवमेंट्स हो रही थी यूक्रेन में, ठीक है, किर्गिस्तान में, जॉर्जिया में, यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होने लगी। और जो कंट्रीज हैं और जो प्रोविंसेस हैं वो रिवर वाटर के ऊपर फाइट करने लगे। जैसे अगर आज भी आप देखते हैं तो हमारी जो इंडिया है, हमारे इंडिया में भी रिवर वाटर को लेकर फाइट होती है, लड़ाइयाँ होती है। एंड इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आती है कंट्री में, और लाइफ जो है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि रिवर वाटर के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है, पानी के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है, और पानी तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक सोर्स है जो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, इरिगेशन के लिए भी चाहिए होता है। तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, वो ऐसे एरियाज है जहाँ पर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है। ठीक है, और जो सेंट्रल एशिया है वो कंपटीशन का जोन जो है वो भी बन चुका है आउटसाइड पावर्स में और ऑयल कंपनीज में। ठीक है, क्योंकि ये जो सेंट्रल एशिया है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन भी मिल रहा है, रिसोर्सेज अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन जो है वो क्रिएट हो जाता है आउटसाइडर कंट्रीज में और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज में। ये जो रीजन है ये रशिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान और क्लोज टू वेस्ट एशिया। तो इन सारे ये जो ये वाले एक सेकेंड, ये वाले जो पार्ट्स हैं इनसे तो नेक्स्ट है, आगे है। और ये वेस्ट एशिया जो है इसके काफ़ी पास पड़ता है। अब 11 सितंबर 2001 के बाद जो यूएस है वो यूएस वांटेड मिलिट्री बेसिस यूएस चाहता था रीजन में। ठीक है, और गवर्नमेंट को क्या करता था, जो सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स होती थी तो उनको, अब ये जो यूएस होता था ये मिलिट्री बेसिस चाहता था और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट को पे करता था, जो सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स है उनकी गवर्नमेंट को पे करता था। क्यों पे करता था, ताकि ये क्या कर सके, जो ये वाली जैसे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है तो यहाँ से इसके ऊपर यूएस के जो एयरप्लेन्स हैं वो फ्लाई कर सके इस टेरिटरी पर जब वॉर्स वगैरह हो अफगानिस्तान और इराक में। ठीक है, हाउएवर रशिया परसीव्स दिस स्टेट एज इट्स नियर अब्रॉड। तो रशिया इसको क्या कहता है, ये स्टेट्स को नियर अब्रॉड, और बिलीव करता है कि ये रशिया के इन्फ्लुएंस के अंडर आएंगी। चाइना को इंटरेस्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चाइनीज़ ने क्या करना शुरू कर दिया, चाइनीज़ ने सेटल होना शुरू कर दिया। ये जो बॉर्डर्स है ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अराउंड जो बॉर्डर्स हैं, तो वहाँ पर सेटल होना शुरू कर दिया और ट्रेड करना शुरू कर दिया। ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो चिकोस्लोवाकिया जो है वो 2 भागों में पीसफुली बटा हुआ है विद चेक्स एंड स्लोवेक्स। ठीक है, चिकोस्लोवाकिया के नाम से पता चलता है चेक्स एंड स्लोवेक्स, जिसमें इंडिपेंडेंट कंट्रीज आती हैं। बट दी मोस्ट सिवियर कॉन्फ्लिक्ट, जो बहुत सिवियर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहाँ पर होता है, बाल्कन रिपब्लिक में, बाल्कन ऑफ यूगोस्लेविया। अगर आपको याद हो तो बाल्कन रीजन जो है उसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पहले की क्लासेस में भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बाल्कन रिपब्लिक जो यूगोस्लेविया का रीजन है, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक बात और बतानी है, जो चिकोस्लोवाकिया है तो ये वर्सा पैक्ट का मेंबर है। वर्सा पैक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसी का मेंबर है। ठीक है, और यूगोस्लेविया जो है यहाँ पर क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। अब आगे देखते हैं, 1991 के बाद इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोटिया। ठीक है, तो अब ये टूट गया
अलग अलग प्रोविंसेस में, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि क्रोएटिया में, स्लोवेनिया में, बॉस्निया में, हेर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इट्स इंडिपेंडेंस। इन्होंने क्या कहा कि ये हमारी इंडिपेंडेंस है, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और ये अलग हो गई, अलग अलग प्रोविंसेस में बट गए। एथनिक सर्ब्स अपोज्ड दिस। अब ये जो सर्ब्स एक एथनिक ग्रुप है तो इसने अपोज किया इस चीज से। एंड अ मैस्कर ऑफ नॉन सर्ब बोस्नियंस फॉलोड। और यहाँ पर मैस्कर हो जाता है, यानी कि फिर से वही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है नॉन सर्ब बोस्नियंस का, ठीक है। और जो नाटो इंटरवेंशन है एंड बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लेविया फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वॉर। तो नाटो का जो इंटरवेंशन है कि नाटो यहाँ पर क्या करता है, इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, और बॉम्बिंग वगैरह होती है यूगोस्लेविया में। तो यहाँ पर एक एथनिक मतलब रिलीजन के तौर पर यहाँ पर सिविल वॉर जो है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने जो 10th क्लास है उसमें भी हमने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ा है ना, जिसमें रिलीजियस जैसे लैंग्वेज के बेसिस पर वहाँ पर क्या होती है, लड़ाइयाँ होती है ना। तो जैसे श्रीलंका में तो लैंग्वेज के ऊपर ही लड़ाई हुई, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स वहाँ पर बने हुए थे, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी सिविल वॉर क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है नाटो। अब ये जो नाटो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वैसे चैप्टर नंबर 1 में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 वो कटा हुआ है, ठीक है, तो उसी में सारी फुल फॉर्म्स आती हैं। तो अब ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो बस 1-2 टॉपिक्स के बाद एक ही टॉपिक रहता है, ठीक है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, वो टॉपिक्स कवर होने के बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।